1857 की महान क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। इस क्रांति का प्रारंभ सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ, परंतु कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 1857 की क्रांति के बारे में विद्वानों के मध्य विभिन्न मत प्रचलित हैं। सर जॉन लॉरेंस और सीले मानते हैं कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, जबकि ईश्वरी प्रसाद इसको स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। मिस्टर के एक और कहते हैं कि एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार यह जनक्रांति थी। डिज़राइली के अनुसार यह राष्ट्रीय विद्रोह था, जबकि जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, जबकि एल आर रीज के अनुसार यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। इसी प्रकार टी आर होम्स कहते हैं यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष था, जबकि वीर सावरकर और अशोक मेहता इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध बताते हैं। आरसी मजूमदार के अनुसार 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, जबकि पी रॉबर्ट्स के अनुसार 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। 1857 का विद्रोह कोई अचानक भड़का हुआ विद्रोह नहीं था, वरन इसके पीछे अनेक आधारभूत कारण संलग्न हैं। इन विद्रोहों के पीछे अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण जिम्मेदार हैं, जो इस प्रकार हैं। राजनीतिक कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण के रूप में डलहौजी की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति को माना जाता है। इसने अपनी इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, संभलपुर, झांसी, बरार आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इन राजवंशों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असंतोष व्याप्त हो गया। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने हैदराबाद तथा अवध को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन कर लिया था, जबकि इन स्थानों पर कुशासन फैलाने के जिम्मेदार स्वयं अंग्रेज थे। पंजाब और सिंध का विलय भी अंग्रेजी हुकूमत ने कूटनीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया, जो कालांतर में विद्रोह का एक कारण बना। पेंशनों और पदों की समाप्ति से भी अनेक राजाओं में असंतोष व्याप्त था। उदाहरणार्थ, नाना साहब को मिलने वाली पेंशन को डलहौजी ने अपनी नवीन नीति के द्वारा बंद करवा दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ अंग्रेज़ों ने अपमानजनक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे जनता क्षुब्ध हो गई। कुलीन वर्गीय भारतीय तथा जमींदारों के साथ अंग्रेज़ों ने बुरा सलूक किया और उन्हें मिले समस्त विशेषाधिकारों को कंपनी की सत्ता ने छीन लिया। ऐसी परिस्थिति में इस वर्ग के लोगों के असंतोष का सामना भी ब्रिटिश सत्ता को करना पड़ा। भारतीय सरकारी कर्मचारियों ने अंग्रेज़ों द्वारा सरकारी नौकरियों में अपनाई जाने वाली भेदभावपूर्ण नीति का विरोध करते हुए विद्रोह में शिरकत की। कुल मिलाकर भारतीय जनता अंग्रेज़ों के बर्बर प्रशासन से तंग आकर उनकी दासता से मुक्त होना चाहती थी। इसीलिए 1857 की क्रांति हुई। राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त आर्थिक कारण इस प्रकार हैं। 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार आर्थिक कारणों में भारतीयों के धन का निष्कासन तीव्र गति से इंग्लैंड की ओर हुआ। मुक्त व्यापार तथा अंग्रेजी वस्त्रों के भारत के बाज़ारों में अधिक मात्रा में आ जाने के कारण उसका प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ के कुटीर उद्योगों पर पड़ा, जिसके कारण से यहाँ के कुटीर एवं लघु उद्योग नष्ट हो गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने शासनकाल में बहुत सी माफ़ी तथा इनाम की भूमि को छीन लिया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि अनेक भारतीय जमींदार
दरिद्र एवं कंगाल हो गए और इस तरह इन जमींदारों में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ असंतोष व्याप्त हो गया। कृषि के क्षेत्र में अंग्रेजों की गलत नीति के कारण भारतीय किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिकूल साबित हुआ। धार्मिक कारणों में कहने के लिए तो ब्रिटिश सत्ता धर्म के मामले में तटस्थ थी, पर इसने ईसाई धर्म के प्रचार में अपना पूर्ण सहयोग दिया। ईसाई मिशनरियों का दृष्टिकोण भारत के प्रति बड़ा तिरस्कारपूर्ण था। अंग्रेज अपनी नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बनाकर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे। वे ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को सरकारी नौकरी, उच्च पद एवं अनेक सुविधाएं प्रदान करते थे। अंग्रेज़ों की इस नीति ने हिंदू और मुसलमानों में कंपनी के प्रति शंका भर दी। सामाजिक कारण। अंग्रेज़ों की अनेक नीतियां और कार्य ऐसे थे जिनसे भारतीयों में असंतोष की भावना जन्म लेने लगी थी। अंग्रेज़ों को अपनी श्वेत चमड़ी पर बहुत नाज था, घमंड था और वे भारतीयों की काली चमड़ी कहकर उनका उपहास किया करते थे। बेंटिक ने अपने शासनकाल में सती प्रथा, बाल हत्या, नर हत्या आदि पर प्रतिबंध लगाकर तथा डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता देकर रूढ़िवादी भारतीयों के अंदर असंतोष को भर दिया। अंग्रेज़ों द्वारा रेल, डाक एवं तार के क्षेत्र में किए गए कार्यों को भारतीयों में मात्र ईसाई धर्म के प्रचार का माध्यम मानने के कारण अंग्रेज़ों के प्रति उनके मन में विद्रोही भावना भड़क उठी। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य के विकास पर अधिक ध्यान दिया। ऐसे समय में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य के विकास के क्षेत्र में कंपनी सरकार द्वारा कोई विशेष परिवर्तन न किए जाने के कारण भारतीय बौद्धिक वर्ग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया। अंग्रेज़ों द्वारा लगान वसूली एवं विद्रोहों को कुचलने के समय भारतीयों को कठोर शारीरिक दंड एवं यातनाएं दी गईं, जिससे उनके अंदर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ घृणा एवं द्वेष की भावना भर गई। विद्रोह के तात्कालिक कारणों में चर्बी लगे उन कारतूसों का जिक्र किया जाता है जिसे प्रयोग के लिए लॉर्ड कैनिंग के समय में सैनिकों को दिया गया था। गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त इस कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के सैनिकों में रोष व्याप्त हो गया, जिसका परिणाम शीघ्र ही देखने को मिला। 29 मार्च 1857 को जब मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, पर ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। 24 अप्रैल को 3LC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आज्ञा की अवहेलना के कारण इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। खुला विद्रोह 10 मई दिन इतवार को सायंकाल 5 और 6 बजे के बीच प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20 NI में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात 3LC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाईं। 11 मई को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। शीघ्र ही विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में फैल गया। अंग्रेज़ों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने पुनः अधिकार कर लिया और लेफ्टिनेंट हडसन के धोखे से बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों एवं एक पोते को गोली मरवा दी। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ और यहाँ के विद्रोही सैनिकों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के घेराव के उपरांत ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हैवलॉक आउट्रम ने लखनऊ में विद्रोह को दबाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा। अंततः
कॉलिन कैंपवेल ने गोरखा रेजिमेंट के सहयोग से मार्च 1858 में शहर पर अधिकार कर लिया। वैसे यहाँ विद्रोह का प्रभाव सितंबर तक रहा। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेज़ों से छीन लिया। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। तात्या टोपे ने उनका बड़ा सहयोग किया। यहाँ पर विद्रोह का प्रभाव 6 सितंबर तक ही रहा। सर कैंपवेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 6 सितंबर 1857 को पुनः कानपुर को अपने कब्जे में कर लिया। तात्या टोपे कानपुर से फरार होकर झांसी पहुंच गए। जून 1857 में सैनिकों ने झांसी में विद्रोह कर रानी लक्ष्मीबाई को वहां की शासिका घोषित कर दिया। तात्या टोपे के सहयोग से लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को नाको चने चबवाए। झांसी पर अंग्रेजी सेना ने ह्यूरोज के नेतृत्व में 3 अप्रैल 1858 को अधिकार कर लिया। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। बरेली में खान बहादुर खान ने स्वयं को नवाब घोषित किया। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का झंडा फहरा दिया। बनारस में हुए विद्रोह को कर्नल नील ने दबाया। जगदीशपुर के विद्रोह को अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर और मेजर विंसेंट अय्यर ने दबाया। अब हम बात करेंगे कि विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। पहला कारण, यह विद्रोह स्थानीय, असंगठित एवं सीमित था। बम्बई एवं मद्रास की सेनाएं तथा नर्मदा नदी के दक्षिण के राज्यों ने विद्रोह में अंग्रेज़ों का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त अच्छे साधन और धनाभाव के कारण भी यह विद्रोह असफल रहा। 1857 के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। इस विद्रोह में राष्ट्रीय भावना का काफ़ी अभाव नजर आया। विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। सैनिक दुर्बलता का विद्रोह की असफलता में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त विद्रोहियों के पास उचित नेतृत्व का अभाव था। 1857 के विद्रोह के परिणामों की अगर हम बात करें तो विद्रोह समाप्त होने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में 1858 के अधिनियम के तहत भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद बनाई गई। इसके अतिरिक्त महारानी विक्टोरिया के आदेशानुसार क्षेत्रों के अंधाधुंध विस्तार की नीति को त्याग दिया गया। 1861 में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम पास हुआ। इसके अतिरिक्त तोपखाने पर पूर्ण रूप से अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। अब सेना में भारतीयों और अंग्रेज़ों का अनुपात 2:1 हो गया। इसके अतिरिक्त 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तन कर उसे वायसराय का